सभी शिक्षक मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्रों छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आज बायोटेक्नोलॉजी के साथ डीएनए सिंथेसिस के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेक्नोलॉजी डिस्कस करूंगा। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को जीन क्लोनिंग बताया था। जीन क्लोनिंग के लिए विशेष प्रकार का एक क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, जिस पर हम कुछ विशेष प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ही किसी जीन या डीएनए के टुकड़े को काटकर जोड़ सकते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर डीएनए के कॉपीज के निर्माण के लिए हमें एक ऐसे वेक्टर सेल की ज़रूरत है, होस्ट सेल की ज़रूरत है, जिसमें हमारा यह क्लोनिंग वेक्टर पल सके और अपना रिप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से कर सके। आमतौर से हम लोग एस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया यूज करते हैं। उसमें या तो PBR 322 या PUC 19 नाम के प्लाज्मिड वेक्टर्स का उपयोग करते हैं। कॉस्मिड नाम का वेक्टर भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के मेथडोलॉजी में बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर से हमको प्लाज्मिड अलग करने और एंडोन्यूक्लियस की मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से फिर अपने चुने हुए जीन या डीएनए के टुकड़े को काटकर अलग करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो ले देकर यह एक कठिन, समय लेने वाला और महंगा मेथड है। इसलिए वैज्ञानिकों ने डीएनए का निर्माण सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में कम से कम केमिकल्स की मदद से और शुद्ध रूप में करने का प्रयास किया। फॉर डीएनए रिप्लिकेशन इन विट्रो, especially of short segments, all the enzymes and protein factors cannot be used. The method should be simplified. तो सिंप्लीफाइड मेथड कैसे यूज किया जाए? तो हम किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा एंजाइम अगर ढूंढ लेते हैं जो कि टेस्ट ट्यूब में बिना नष्ट हुए काफ़ी समय तक डीएनए के निर्माण में मदद करे, तो हमें सफलता मिल सकती है। कारी मुल्लिस नाम के वैज्ञानिक ने 1985 में इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया और इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR कहा गया। बायोटेक्नोलॉजी में यह एक माइलस्टोन डिस्कवरी है। डीएनए का 2 स्ट्रैंड हम लेबोरेटरी में अगर वह 1000 बेस पेयर तक बड़ा हो तो 80-90 डिग्री तक अगर सीधे गर्म कर देते हैं तो उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और वे दोनों स्ट्रैंड अलग होकर टेम्पलेट या सांचे का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आमतौर से जितने एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया का हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, 40 डिग्री के ऊपर आते ही वे एक एक कर डिनेचर्ड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे एंजाइम काम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम डीएनए को गर्म करके सेपरेट करेंगे तो एंजाइम नष्ट हो जाएगा। कारी मुल्लिस साहब के समय यही समस्या उन्हें परेशान करने लगी कि कैसे हाई टेम्परेचर पर काम करने वाले एंजाइम को ढूंढ कर लाया जाए। यह उनका भाग्य था कि एक थर्मल स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना
जिसका तापक्रम 90 डिग्री से अधिक था, उसमें उन्होंने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की जो सफलतापूर्वक उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। इसे थर्मस एक्वेटिकस नाम दिया गया। अब चूंकि वे 90 डिग्री तक अपना एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, तो उनके सारे के सारे एंजाइम हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो उससे जो डीएनए पॉलीमरेज बाहर निकाला गया, उसका नाम बैक्टीरिया के नाम पर टाक पॉलीमरेज रखा गया। यह 90 डिग्री तक गर्म किए जाने से नष्ट नहीं होता है और टेस्ट ट्यूब में भी काफ़ी समय तक यह काम करता है, डैमेज नहीं होता है, कई घंटे तक यह सर्वाइव कर सकता है। इसलिए यह एक हाईली स्टेबल एंजाइम है। यह 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक तेजी के साथ डीएनए के नए स्ट्रैंड का निर्माण कर सकता है। बाद में ऐसे दो और हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स मिले। एक है PFU, जिसे पायरोकोकस फ्यूरियोसस नाम के बैक्टीरिया से, और दूसरा है वेंट, जो थर्मोकोकस लिटोरैलिस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया। ये दोनों एंजाइम काफ़ी अच्छे हैं, शक्तिशाली हैं, खूब एफिशिएंट भी हैं। लेकिन टाक पॉलीमरेज जिसकी खोज पहले हुई, यह काफ़ी पॉपुलर है और अधिकांश लेबोरेटरीज में इसी का उपयोग किया जाता है। अब प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो पहले अपना चुना हुआ जीन या डीएनए का टुकड़ा चाहिए जिसकी कॉपी बनाना है। अब जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन मिक्सचर बनाएंगे, उसमें दोनों ओर टेम्पलेट पर 3 प्राइम टर्मिनल पर जुटने लायक प्राइमर होना चाहिए। कई सारा प्राइमर होना चाहिए जिससे कई बार यह प्राइमर यूज हो सके। एक बार जो प्राइमर यूज हो जाता है, उसका दोबारा उपयोग नहीं होता है। यह एंजाइम की तरह बार बार उपयोग में नहीं लाया जाता है। इसलिए बहुत सारे कॉपी हमें प्राइमर का भी चाहिए। और इसके अलावे जो कच्चा माल है, वह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। चारों तरह का DATP, DGTP, DCTP और DTTP, चारों तरह के नाइट्रोजन बेसेस से युक्त न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हमको काफ़ी मात्रा में चाहिए। जब तक यह उपलब्ध रहेगा तब तक डीएनए बनता रहेगा। जैसे ही कोई एक घट जाएगा, डीएनए का बनना भी रुक जाएगा। इसलिए काफ़ी मात्रा में इसका भी रहना जरूरी है। अब प्राइमर के रूप में क्या करें? आमतौर से जब सेल के अंदर इन सिटू रिएक्शन होता है, तो वहाँ प्राइमेज नाम का एक एंजाइम होता है जो आरएनए प्राइमर बनाता है, और आरएनए प्राइमर के लगातार में डीएनए बनता है। आप बैक्टीरिया में पढ़े होंगे कि डीएनए पॉलीमरेज एडिटर एंजाइम है। वह इस छोटे से प्राइमर आरएनए को अलग करता है, फिर उस जगह पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है और फिर उसको कंटिन्यू कराया जाता है। लाइगेज एंजाइम की भी मदद ली जाती है। ये झंझट से भी हमको बचना है। तो हम लोग अगर आरएनए प्राइमर की जगह पर रेडीमेड डीएनए प्राइमर यूज करें, तो डीएनए के कंटिन्यूएशन में बाकी लंबाई में कम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा। आरएनए को अलग करने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए लगभग 18-20 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ डीएनए प्राइमर का निर्माण कराया जाता है। हम जिस किसी डीएनए को कॉपी बनाना चाहते हैं, उसके दोनों स्टैंड पर 3 प्राइम टर्मिनल से 5 प्राइम टर्मिनल की ओर सिंथेसिस होगा। इसलिए उन दोनों के 3 प्राइम टर्मिनल पर हम अपना रेडीमेड प्राइमर डालेंगे।
एक ज्ञात सीक्वेंस का प्राइमर डालेंगे और उसके बाद उसके कंटिन्यूएशन में रिएक्शन कराया जाएगा। अब उस प्राइमर के कंटिन्यूएशन में जब डीएनए का कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा तो दो स्टैंड पर दो कम्प्लीमेंट्री बन गए, यानी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए। यह क्रिया बार बार दोहराई जाएगी तो हर एक साइकिल के बाद दोगुनी संख्या में हमें डीएनए का डबल स्टैंड प्राप्त होते रहेगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे कैसे हुआ? तो पहला स्टेप में 90 डिग्री टेम्परेचर तक सभी रिएक्शन मिक्सचर को डीएनए के साथ डालकर गर्म करेंगे तो दोनों टेम्पलेट स्टैंड अलग हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री स्टैंड अलग हो जाएंगे। अलग होने की इस क्रिया को बोले डीनेचुरेशन। वैसे डीनेचुरेशन शब्द की जगह पर कभी कभी मेल्टिंग ऑफ डीएनए टर्म का भी उपयोग किया जाता है। अब उसे ठंडा करेंगे, आमतौर से 52-55 डिग्री तक उसको ठंडा करेंगे। तो 60 डिग्री के अंदर सभी के 3 प्राइम टर्मिनल पर डीएनए प्राइमर का टुकड़ा जाकर जुड़ जाएगा। दोनों स्टैंड पर डीएनए का प्राइमर जाके जुड़ जाएगा। प्राइमर जुटने की इस क्रिया को बोलेंगे एनीलिंग। अब इसे फिर हीट करना शुरू करेंगे। जब इसका टेम्परेचर 70-72 डिग्री हो जाएगा तो इन प्राइमर्स के कंटिन्यूएशन में इनके आगे से डीएनए का कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनने लगेगा, पूरी लंबाई में बन जाएगा। बहुत जल्दी बन जाता है, 20-30 सेकंड के अंदर पूरी लंबाई में बन जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन या सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब फिर जब हम 90 डिग्री पहुंचेंगे तो फिर से हीट के कारण ये दोनों डीएनए के चारों स्टैंड अलग हो जाएंगे। फिर ठंडा करने पर 60 डिग्री के नीचे जाएंगे तो फिर उस पर प्राइमर जुटेगा और 70-72 डिग्री तक जब गर्म करेंगे तो हर एक प्राइमर यानी चारों के चारों कम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो अलग अलग हो गए हैं अब वे टेम्पलेट का काम करेंगे और उन पर फिर डीएनए का नया निर्माण होगा। तो यह क्रिया बार बार होगी। इस तरह से अगर n साइकिल्स हों तो 2 to the power n molecules of DNA can be synthesized। तो ये तीनों स्टेप देखिए, डीनेचुरेशन 90 डिग्री पर, एनीलिंग 58 से 60 डिग्री पर और एक्सटेंशन 60 से 72 डिग्री पर होता है। अब इस पूरी क्रिया को इस डायग्राम के थ्रू देखिए। सबसे ऊपर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, 90 डिग्री टेम्परेचर हमने दिया, यह दोनों अलग अलग हो गया। एक टेम्पलेट इधर, एक टेम्पलेट इधर, दोनों का अपोजिट पोलरिटी है। तो दोनों स्टैंड पर अब 60 डिग्री टेम्परेचर आने पर एक एक प्राइमर जुटेगा। इस पर भी 3 प्राइम टर्मिनल की ओर से एक प्राइमर जुटा और दूसरे पर भी 3 प्राइम टर्मिनल पर दूसरा प्राइमर जुटा। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ाकर हम 70-72 करेंगे तो एक के कंटिन्यूएशन में राइट टू लेफ्ट और दूसरे के कंटिन्यूएशन में लेफ्ट टू राइट डीएनए का सिंथेसिस होने लगेगा। इस तरह तुरंत ही डीएनए का डबल स्टैंड बनके तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाकर जब 90 डिग्री ले जाएंगे तो फिर ये दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए के चारों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे और इस तरह साइकिल का रिपीटेशन बार बार होते रहेगा। तो चूंकि यह बार बार होता है इसलिए इसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। अब हम अगर हाथ से ही टेस्ट ट्यूब को पकड़ें, उसको बार बार गर्म और ठंडा करें तो हमारे पास कम से कम 3 अलग अलग वाटर बाथ चाहिए। पहला बाथ का पानी 90 डिग्री पर रहेगा, उसमें आप टेस्ट ट्यूब डालकर धीरे धीरे शेक कीजिएगा तो डीनेचुरेशन होगा। फिर आप दूसरे बाथ में ले जाइएगा
जिसका टेम्परेचर 55-56 डिग्री होगा। जब उसके टेम्परेचर पर मिक्सचर आ जाएगा तब एनीलिंग होगा। फिर आप तीसरे बाथ में लाइएगा जो 70-72 डिग्री पर है। तो जब उस बाथ में आप रखिएगा तब फिर एक्सटेंशन होगा, यानी कम्प्लीमेंट्री स्टैंड का निर्माण होगा। तो अगर आप मैनुअली हाथ से यह काम करते हैं तो एक साइकिल होने में आप बहुत इफिशियंट हैं तो 5 मिनट, नॉर्मली 10 मिनट तक समय लगेगा, काफ़ी मेहनत भी लगेगा। आप इधर उधर जा नहीं सकते हैं, घंटों आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस बनाया गया जिसका नाम है थर्मल साइक्लर। इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है, अपने आप हीट करके 90 डिग्री तक पहुंचाने और ठंडा करके 56 डिग्री तक लाने, फिर धीरे धीरे गर्म करते हुए 90 तक ले जाने, फिर धीरे धीरे ठंडा करके 56 डिग्री तक लाने। और इस साइकिल में 2 से 3 मिनट लगता है मात्र। तो 1 घंटे में अगर 3 मिनट लगा तो 20 साइकिल, 2 मिनट अगर लगा तो 30 साइकिल। समय इत्यादि का एडजस्टमेंट कितना लंबा डीएनए है उसके आधार पर करना चाहिए। आमतौर से 3 मिनट समय पर साइकिल लेने से 20 साइकिल पर मिनट होगा, पर आवर होगा, यह ज़्यादा सही माना जाता है। तो अगर 20 साइकिल पर मिनट हुआ तो 2 टू द पावर 20, और अगर 30 साइकिल पर मिनट हुआ तो 2 टू द पावर 30, यानी 1 मिलियन से 10 मिलियन तक डीएनए के नए मॉलिक्यूल का निर्माण 1 घंटे में हो जाता है। अब इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद इसे काफ़ी प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसमें 1 नैनोग्राम डीएनए के सैंपल से 1 मिलीग्राम सैंपल बनाने में, यानी एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से 1 बिलियन कॉपी डीएनए बनाने में सिर्फ 2-3 घंटे लगते हैं। और यह पूरी तरह से शुद्ध होता है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की, कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यही है 2 एपरेटस, अलग अलग मॉडल है, जिसको हम पीसीआर का मशीन यानी थर्मल साइक्लर कहते हैं। इसमें टाइमिंग रेगुलेट करने का और हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर रेगुलेट करने का सिस्टम बना हुआ है। हम आमतौर से लोएस्ट टेम्परेचर 55 डिग्री और हाईएस्ट 90 डिग्री ही रखते हैं, और टाइमिंग 3 मिनट सेट कर देते हैं। इसमें ऊपर ढक्कन हटा करके टेस्ट ट्यूब लगाने की व्यवस्था है। आप सब कुछ डालकर हट जाइए, 1 घंटा या 2 घंटा के बाद आइए, आपका रिएक्शन हो चुका है, आपके पास शुद्ध डीएनए एकदम प्योर फॉर्म में बनकर तैयार है। अब इस एपरेटस की मदद से हम एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। आमतौर से जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनाना है, उल्टा करना है, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके लिए भी एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सबसे पहले हम एक मैसेंजर आरएनए लेते हैं। अगर यह यूकैरियोट का मैसेंजर आरएनए है तो इसके 3 प्राइम टर्मिनल पर लगातार ए पाया जाता है, पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस पाया जाता है। तो इसी सीक्वेंस के अगेंस्ट पॉलीथाइमिन सीक्वेंस वाला प्राइमर हम जोड़ देते हैं, और इस पॉलीथाइमिन के कंटिन्यूएशन में हम टाक पॉलीमरेज दे के डीएनए का निर्माण कर दिए, या कोई नॉर्मल पॉलीमरेज दे करके डीएनए का निर्माण कर दिए। जब डीएनए का निर्माण आरएनए के ऊपर हो, एक कॉपी आरएनए और एक स्टैंड डीएनए है, तो इसको cDNA कहा जाता है। तो अब इस cDNA में एक कॉपी है, एक स्टैंड है आरएनए, दूसरा है उस पर डीएनए का। अब हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डाल दें तो आरएनए को वह डाइजेस्ट कर देगा, बच जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसके एक छोर पर 5 टर्मिनल पर टी लगा हुआ है। तो दूसरे टर्मिनल पर हम अगर CC जोड़ देते हैं तो उसके खिलाफ जो नया प्राइमर यूज करना होगा वो C के खिलाफ G यूज करना होगा, यानी CC के खिलाफ GG करना होगा। तो आगे का रिएक्शन हम
सिर्फ 2 प्राइमर के उपयोग से कर सकेंगे। एक तरफ टीटी और दूसरे तरफ से सीसीसीसी। ये 2 प्राइमर लेकर हम उसको पीसीआर में डाल देंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड और फिर डबल स्टैंडर्ड से उसकी कई सारी कॉपी डबल स्टैंडर्ड का लगातार बनता चला जाएगा। तो अब जीन आइसोलेशन के बदले मैसेंजर आरएनए आइसोलेशन करना और उससे फिर डीएनए का निर्माण करना ज़्यादा आसान, ज़्यादा सरल माना जा रहा है। अब यह काफ़ी यूजफुल टेक्निक है जिसका उपयोग हम जीन के निर्माण के लिए करते हैं। कई बार हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं जिसमें हमको बहुत थोड़ा सा मात्रा में सेल्स अवेलेबल होता है, उससे डीएनए बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो हम पीसीआर की मदद से डीएनए की मात्रा को बढ़ा लेते हैं और तब इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। हम इस तरह से विभिन्न जीन का अपना जीन बैंक बना सकते हैं। कई बार कुछ जेनेटिक डिजीज होता है, जन्मजात बीमारी होती है जो गुणसूत्रों या जीन के म्यूटेशन के कारण होता है, तो उसकी पहचान के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और कई बार अनजान बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन को पहचानने के लिए कि कौन सा स्पीशीज है बैक्टीरिया या वायरस का, उसके लिए भी पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आप आसपास के बड़े पैथोलैब में देखिएगा, लिखा मिलेगा आपको कि यहाँ पीसीआर के द्वारा जांच किया जाता है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब अगले सेशन में जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी समझ लेंगे तो समझिए आपने बायोटेक्नोलॉजी का बहुत कुछ समझ लिया। सिर्फ हमको 1-2 बात और कैसे जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे बीमारियों को करेक्ट किया जा सकता है, कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल बनाया जा सकता है, इत्यादि डिस्कस करना होगा। थैंक यू वेरी मच।